राकेश कुमार राव, टीजीटी शिक्षक सामाजिक विज्ञान, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवरिया में मैं पिछले विगत 6 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता MA, MEd और शिक्षा शास्त्र से नेट है। और जहाँ तक टीचिंग का सवाल है तो टीचिंग मेरा पैशन है और मुझे बच्चों के बीच बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इस फील्ड में यहाँ आया था तो यहाँ इस क्षेत्र में बच्चों में मैंने पाया कि सभी बच्चे साइंस और मैथ को लेकर भागम भाग किए पड़े थे। उनके अंदर इस सामाजिक विज्ञान के जो विषय होते हैं, मेनली जो 4 विषय हैं, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास, इसमें उनकी रुचि बहुत कम हुआ करती थी। उनको लगता था कि ये विषय हमारे लिए या हमारे आने वाले निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा कारगर या उपयोगी नहीं है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का भूत सवार था। उन्हें लगता था कि बस वही एक स्कोप है, वही एक रास्ता है जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी विषय को लेकर अपने भविष्य को एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी मंजिल दे सकते हैं। एक डॉक्टर और इंजीनियरिंग का जो 2 रास्ता होता है, यही 2 जो पैरामीटर्स के लिए आप भूगोल विषय या फिर कोई सामाजिक मानविकी के जो विषय होते हैं उसको चुनते हैं, तो उस रास्ते पे आपको शायद नहीं मिलता है। लेकिन इन दोनों को छोड़कर बाकी आपको इंडिया टॉप लेवल के जो जॉब होते हैं, यहाँ तक कि इवन IAS PCS तक का जो जॉब होता है, वो आप इन मानविकी सब्जेक्ट्स को लेकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई विषय छोटा या कमज़ोर या उसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। हर विषय की अपनी एक प्रासंगिकता होती है, उसका एक अपना महत्व होता है। इसलिए हमें सभी विषय को मन से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि नंबर का जो सवाल है, अगर हम सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में अगर उस विषय का अध्ययन करते हैं तो उस विषय में भी अच्छे नंबर आते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि सामाजिक विषयों में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, मैथ और साइंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो उसके पीछे बच्चों को एक अलग सा भूम सवार होता है कि नहीं, उसके लिए कोचिंग ट्यूशन वगैरह दौड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर इन विषयों को पढ़ें तो इसमें भी आप बेहतर कर सकते हैं। आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आते हैं तो वो आपके सामाजिक मानविकी से आते हैं। जितने सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं वो सब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से ही जुड़े होते हैं। तो मैं इस संदर्भ में आगे ये कहना चाहूँगा कि आप इस विषय को लेकर भी अपना स्कोप निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विगत 4 वर्षों से मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को भूगोल विषय के लिए मार्गदर्शन दे रहा हूँ और उन्हें शिक्षण का कार्य भी कर रहा हूँ। और वर्तमान समय में जो मेरा विद्यालय है वो उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरिया तिरुनाव पंचायत है, जिसमें मैं इस समय पदस्थापित हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कोरोना पेंडेमिक काल में जहाँ तक बच्चे का सवाल है कि पिछले 7 महीनों से करीब करीब वो स्कूल से टूट चुके हैं, उनका संबंध स्कूल से कट चुका है और आज उनकी तैयारी लगभग बहुत ना के बराबर हुई है। सेल्फ स्टडी के द्वारा और कुछ ऑनलाइन क्लास के द्वारा जो उन्होंने तैयारी की है, तो उनके मन में एक भय व्याप्त है कि आखिर इस साल के बोर्ड एग्जाम में हम कैसे बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं उन बच्चों को कुछ सुझाव और टिप्स देना चाहता हूं, जिस पर अगर वो अमल करें तो उनको इस पेंडेमिक काल के दौरान जो भी दिक्कतें हुई हों, जिससे उनको डर लग रहा है, तो वो डर कहीं ना कहीं दूर हो सकता है। तो इसके लिए मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इंटरमीडिएट भूगोल के छात्र हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। भूगोल में 100% नंबर भी लाए जा सकते हैं। कुछ आपको सावधानियां रखनी है, कुछ विशेष तैयारियां कर लेनी है, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भूगोल के जो भी सिलेबस हैं, जो उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आप गौर से पहले एक बार देखें और उसका एक चार्ट बनाएं कि क्या क्या टॉपिक आपको उसमें दिया गया है। जिसमें भूगोल का जो पहला चैप्टर होता है वो आपको 12th क्लास के लिए अर्थात इंटरमीडिएट के जो फाइनल एग्जाम में आने वाले क्लास के लिए जो तय हुआ है, उसमें आपको मानव भूगोल पढ़ना है। भूगोल जो होता है चूंकि 2 पार्ट में बटा होता है, जिसको फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं उसको कहते हैं भौतिक भूगोल और सेकेंड ईयर में जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं मानव भूगोल। तो मेनली जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है वह टोटल आपको मानव भूगोल से बनता है। और मानव भूगोल का जो इतिहास है, जो स्कोप है, जो उसका विषय क्षेत्र या उप विषय है, या जो उसकी मूल जो विचारधाराएं हैं, जिसमें अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग अपने विचारों से उसको बनाया है। कहा जाता है कि भूगोल का जो जनक है
वो कहीं ना कहीं हिकेटियस और रिटर को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भूगोल को सबसे पहले लाया था। और भूगोल शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था वो एंथ्रोपोजोग्राफी में बताया गया था और इरेस्टोथेनिस के द्वारा दिया गया था। वो शब्द का प्रयोग अगर आता है बाय द वे आपके एग्जाम में, तो आप इरेस्टोथेनिस को क्लिक कर सकते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। भूगोल शब्द मेनली दो पार्ट से टूटता है, दो पार्ट से बना होता है। जियोग्राफी उसका इंग्लिश रूपांतरण होता है, जिसमें से जियो और ग्राफी दो शब्द बनते हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है उसका मापन या चित्रण। तो जब हम इस तरीके से भूगोल को बहुत अच्छे से उसको सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, जैसा कि मानव भूगोल आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, तो उसके लिए आपकी एक सही अप्रोच होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रादेशिक अप्रोच, यानी कि प्रादेशिक उपागम। दो उपागम मेनली होता है भूगोल पढ़ने के लिए। एक होता है क्रमबद्ध उपागम, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं भौतिक भूगोल को, और एक होता है प्रादेशिक उपागम, जिसको आप मानव भूगोल पढ़ने में उसको अप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि जो आपको मानव भूगोल में पढ़ना है, जैसे कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है। उनकी एक शिष्या थी कुमारी सैंपल। सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल जो होता है वो इस पृथ्वी को माना उन्होंने कि यह पृथ्वी अस्थायी है, अस्थिर है, दिन ब दिन इसका विकास होता जा रहा है। तो इस अस्थायी पृथ्वी और मानव को उन्होंने चंचल कहा कि मानव जो होता है एक्टिव रहता है, क्रियाशील होता है। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच जो भी संबंध है, जो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, अर्थात परिवर्तनशील जो संबंध है, उन संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा गया। यह परिभाषा कुमारी सैंपल ने दिया था, जो कि मानव भूगोल की सबसे सटीक परिभाषा मानी जाती है। इस तरह से आप व्यवस्थित तरीके से इसको समझते हुए अगर आप पढ़ते हैं और इसके विषय क्षेत्र को जानते हैं, जैसे कि मानव भूगोल में आगे आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ विचारधाराएं हैं, जैसे कि संभववाद है, निश्चयवाद है, नौ निश्चयवाद है। नौ निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इसमें जनसंख्या का क्या महत्व होता है, जनसंख्या वितरण कैसा होता है, जनसंख्या वितरण में उसके संगठन कैसे होते हैं, आयु संरचना पिरामिड क्या होता है। फिर मानव की जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, खनन और मत्स्य पालन, ये फिर पशुपालन, आखेट, ये सब आता है। द्वितीय क्रियाएं होती हैं, फिर तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, पंचम क्रिया, इस तरह के 5 मुख्य क्रियाओं मानव के द्वारा दी जाती है, जो मानव भूगोल में आपको अध्ययन करना है। तो इसके बीच से भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो इस पे भी आपको तैयारी रखनी है। उसके बाद आपको परिवहन और संचार सेवाएं, इसको भी आपको मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरे देशों से हमारे देश का या हमारे देश से किसी और देश का, दूसरे देश से दूसरे देश का क्या व्यापार का संतुलन है, कैसे वहां से व्यापार होता है, क्या वहाँ का परिवहन संचार साधन है, कैसे रेल मार्ग के द्वारा होता है कि जल मार्ग के द्वारा होता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन भी मानव भूगोल में करना है। इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर को निकालते हैं, तो इससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। अब बात आती है कि इसके सिलेबस को हम थोड़ा समझें, इसकी मार्किंग कैसे होती है एग्जाम में, इसको जान लें। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भूगोल एक प्रायोगिक विषय है, इसमें प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होता है। और इसमें जो आपकी सैद्धांतिक परीक्षा होगी, यानी जिसको आप लिखित रूप में परीक्षा देने जाएंगे, तो वह परीक्षा 70 नंबर की होगी। और उस 70 नंबर के प्रश्न पत्र में आपको 3 खंड मिलेंगे। पहला खंड जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, जिसमें टोटल आपको 42 प्रश्न आते हैं, और उस 42 प्रश्न में कोई भी 35 प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, और हर प्रश्न समान अंक 1 अंक का होता है। अर्थात वस्तुनिष्ठ आपके 35 प्रश्न 35 अंक के होंगे। फिर उसके बाद खंड ब में आपको लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जो कि 18 प्रश्न होंगे, और उन 18 प्रश्नों में से आपको कोई भी 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 2-2 अंक का होगा, तो 10 गुना 20 अंक आपको वहां से मिलते हैं। फिर फाइनली आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपको 5 नंबर का एक प्रश्न होता है, जिसमें से टोटल 6 प्रश्न आते हैं, और आपको उनमें से कोई भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस तरह से 5 या 15 अंक का आपको दीर्घ उत्तरीय होगा, और 20 अंक का आपको लघु उत्तरीय होगा। तो 35 अंक का लिखित परीक्षा, और 35 अंक में आपको केवल OMR शीट पे अब कलर करना है। काले या नीले पेन से आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन जैसा भी दिया गया होगा उसमें कलर करना है। तो इस तरह से टोटल 70 नंबर की आपकी सैद्धांतिक परीक्षा होती है। और प्रायोगिक परीक्षा में आपको एक फाइल बनानी होती है, जो कि स्कूल में जमा होगा। उस फाइल से आपको 30 अंक मिलते हैं। अब उन फाइल के अंतर्गत आपको करना क्या होता है, तो उसमें आपको एक क्षेत्र अध्ययन, एक क्षेत्र सर्वे का कार्य मिलता है, जिसमें कुछ नंबर दिए जाते हैं, 10 अंक उसमें दिए जाते हैं। फिर 10 अंक आपको कंप्यूटर का जो ज्ञान होता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग है, क्या उसके एनालिसिस है, क्या उसके
मैकेनिज्म है, यानी कंप्यूटर का क्रियाविधि क्या है, उसको आप शो करते हैं। 10 अंक वहाँ से मिलते हैं। और 10 अंक आपको आंकड़ों के प्रबंधन, आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं, आंकड़ों का प्रदर्शन कैसे करते हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डाटा। जैसे कि उसमें आप माध्य, मध्यिका, बहुलक, कुछ गणितीय संक्रियाओं का भी सहारा लेते हैं, जिससे आप आंकड़ों का प्रेजेंटेशन करते हैं। तो इस तरह से आपको कुल 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होती है। अब साथ ही मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि सैद्धांतिक परीक्षा जो आप देते हैं उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखकर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप भूगोल का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको मानचित्र को दिखाना जरूरी होता है। जितना अधिक से अधिक आपको संभव हो प्रश्नों के मांग के अनुसार आप उसमें मानचित्र को जरूर बनाइए। जहां तक संभव हो तो भूगोल का मानचित्र, भारत का मानचित्र बनाइए। जहां संभव हो वहां विश्व का मानचित्र बनाइए। हो सकता है किसी प्रश्न में ऑस्ट्रेलिया, किसी में कनाडा, किसी में ब्रिटेन, किसी में रूस, इनका जिक्र हो तो वैसे जगहों पर उसका छोटा सा मैप बनाकर अगर उसमें आप चीजों को प्रदर्शित करते हैं तो फिर आपकी मार्किंग बहुत ही अच्छी होती है और आप श्योर ही अच्छे नंबर पाते हैं। तो इसीलिए आप मानचित्रों का जो है नियमित अभ्यास करें। अगर आपको मानचित्र बनाने में कठिनाई हो तो फिर आप उसको नियमित अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। उससे भागना नहीं है, भागेंगे तो फिर मानचित्र आपका कभी सटीक सही से नहीं बन पाएगा। इसलिए उसको निश्चित ही डेली का अभ्यास करें। आगे विशेष मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा को लेकर हताश न हो और उसके लिए एक निश्चित अपनी दिनचर्या को संतुलित करते हुए एक जो चल सके वैसा टाइम टेबल बनाइए जिसको आप अच्छे से पालन कर सके। उसमें बहुत कुछ जटिल न बनाएं कि हमको 2 घंटे 4 घंटे की विधिवत पढ़ाई करनी है तभी जाके हम सक्सेस होंगे। आप अपनी पढ़ाई के क्रम में एक विषय के लिए यानी भूगोल अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मात्र 1 घंटा का समय दीजिए। उस 1 घंटे में पढ़ाई आप 40 मिनट का ही कीजिए। 20 मिनट में उन 40 मिनट पढ़े गए मैटर को, विषय वस्तु को कहीं ना कहीं उसको लिखने का काम कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको लिखना ही है। मौखिक परीक्षा आपकी होनी नहीं है, इसलिए लिखने पे फोकस करिए। जो भी तैयार करिए उसे जरूर लिखिए एक बार। अंत में मैं आप लोग के लिए एक सुझाव दूंगा, क्योंकि हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है बुक्स और गाइड्स भी होते हैं। तो आप एनसीईआरटी के बुक को अधिक से अधिक गहन अध्ययन करने की कोशिश करें। क्योंकि 4 महीना एग्जाम बचा है तो 2 महीने आप बुक का सहारा लें। और बुक में जब आप सब्जेक्टिव टाइप से गहन अध्ययन कर लेते हैं तो फिर अंत के 2 महीनों में आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे गाइड्स और प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट मिलते हैं जिसके सहारे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पेपर का तैयारी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप अपने बुक्स पे विशेष ध्यान दें और एक गहन, एक सारगर्भित नोट्स बनाएं जिसको प्रॉपर तरीके से आप तैयार कर सके। अंत में मैं यह आप लोग को ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक कामना करता हूं और कहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वह आप अच्छे से माइंड को शांत करते हुए आप उसका उत्तर प्रॉपर तरीके से लिख सकें। जो भी प्रश्न का उत्तर लिखें उसको बिंदुवार, हेडिंग वाइज लिखें। मुख्य बिंदुओं को जो लिखते हैं उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और मानचित्र का प्रयोग जरूर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें।